Is Germany's once thriving job market on the verge of collapse? For expats like you and me, what does this mean? In my opinion, this Germany's economic crisis could actually mean some serious challenges for expats from India and Pakistan. तो आइए इस वीडियो में जानते हैं हो क्या रहा है जर्मनी में। तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि why Germany is struggling right now and what impact it will have on expats, on job market in Germany, job opportunities in Germany and working visa for expats from India and Pakistan। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका लिविंग अब्रॉड विद अभिषेक आपके अपने चैनल पे। इस वीडियो पे मैं बहुत सी वीडियोस बनाता हूँ अबाउट जर्मन लाइफस्टाइल, ट्रैवलिंग फ्रॉम जर्मनी टू अदर कंट्रीज, व्लॉग्स फ्रॉम जर्मनी, व्लॉग्स टू जर्मनी और बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी। और ये वीडियो उन्हीं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में से होने वाली है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, स्पेशली फॉर दोज एक्सपैट्स जो पाकिस्तान या इंडिया से जर्मनी आना चाहते हैं और डजंट मैटर ऑन वर्क वीजा, अपॉर्चुनिटी कार्ड और चांस कार्ड या फिर एज अ स्टूडेंट। आपको पॉलिटिकल और एक इकोनॉमिक साइकिल के बारे में, उस देश के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए जब आप उस देश में मूव इन कर रहे हैं। तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगी अपना डिसीजन बनाने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा क्योंकि इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हाउ यू कैन थ्राइव इन दिस जर्मन जॉब मार्केट, इन जर्मन इकोनॉमी ड्यूरिंग दीज टाइम्स। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज जर्मन इकोनॉमिक क्राइसिस में जो हो रही है, सबसे बड़ी चीज वो है जर्मन गवर्नमेंट कोलैप्स। तो ये हुआ क्या? जर्मन गवर्नमेंट हमेशा से कोलिशन में काम करी थी, यानी कि 2 से 3 पार्टीज, एक पार्टी कोई मेजॉरिटी में नहीं थी। इस बार जो 3 पार्टीज मेजॉरिटी में आई थी वो थी SPD, FDP और द ग्रीन पार्टी। तभी इसको ट्रैफिक लाइट कोलिशन भी बोला जाता है क्योंकि SPD पार्टी का जो सिंबल है वो रेड में व्हाइट लेटर्स है और FDP का है वो येलो है और ग्रीन पार्टी का ग्रीन है, तो ट्रैफिक लाइट की तरह रेड येलो ग्रीन। अब 3 साल से इन पार्टीज के बीच में फंडामेंटल इश्यूज चल ही रहे थे, ठीक है, और वो पब्लिकली भी दिख रहा था मीडिया के थ्रू। पर फाइनली 3 साल के बाद ओलाफ शोल्ज, जो हमारे वाइस चांसलर हैं जर्मनी के, उन्होंने बोला कि बस बहुत हुआ। उन्होंने FDP के जो लीडर, जो फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, क्रिश्चियन लिंडलर, उनको किया फायर। हाँ जी, ये हुआ क्यों? क्योंकि 2025 का जो बजट था वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे नहीं आ पा रहे थे। तो आफ्टर फ्यू डेज व्हेन दिस हैपेंड, ओलाफ शोल्ज फायर्ड क्रिश्चियन लिंडलर। अब हुआ क्या इसके साथ कि क्रिश्चियन लिंडलर जैसे ही बाहर गए, उनके साथ FDP के 4 और मिनिस्टर्स बाहर चले गए, तो पूरी FDP निकल गई पार्लियामेंट से और इस वजह से 2 पार्टीज रह गई, SPD और ग्रीन, और वो मेजॉरिटी नहीं होल्ड कर पाई। तो इसलिए जर्मन गवर्नमेंट कोलैप्स हो गई, यानी कि री-इलेक्शंस की नौबत आ गई। अब ये एक बहुत ही डिटेल टॉपिक है पर मैं इस वीडियो में उसको पूरा कवर नहीं करूंगा, पर ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि दिस विल डेफिनेटली हैव एन इम्पैक्ट ऑन द फ्यूचर जॉब्स इन जर्मनी फॉर एक्सपैट्स एंड वर्क वीजा चैलेंजेस इन जर्मनी। क्यों? क्योंकि अब जो सारे बिल, जो पेंडिंग बिल्स थे, वो पास नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ऑपोजिशन पार्टी का सहारा लेना पड़ेगा। पूरी दुनिया में ऐसे ही चलता है जहां पे गवर्नमेंट्स होती हैं, तो ऑपोजिशन पार्टी का सहारा लेना पड़ेगा, पर ऑपोजिशन पार्टी 99% एग्री नहीं करेगी जब तक री-इलेक्शंस ना हो, क्योंकि वो उनके फेवर में है ना। तो अब री-इलेक्शंस के बाद क्या होगा और कैसे होगा, अगर आपको ये जानना है तो इस पे मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। तो फिलहाल ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो नई पार्टी आएगी कोलिशन में, हमें नहीं पता कि वो एक्सपैट फ्रेंडली होगी कि नहीं होगी। वैसे तो 90% चांसेस है होगी, पर फिर भी कौन से बिल्स पास होंगे, कौन से नहीं होंगे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको एज एन एक्सपैट अफेक्ट करेगी इफ यू आर फ्रॉम पाकिस्तान और इंडिया। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट विच इज द जर्मन गवर्नमेंट कोलैप्स। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे जो डायरेक्टली अफेक्ट करती है जॉब अपॉर्चुनिटीज इन जर्मनी। वो स्टार्ट हुआ इकोनॉमिक क्राइसिस से। अब हुआ क्या? मैन्युफैक्चरिंग, जैसे आप देख सकते हैं जर्मनी में मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रगल्स चल रही है पिछले 2 से 3 सालों में। उसका एक रीजन ये है गैस प्राइसेस। जैसे आप देख सकते हैं रशिया यूक्रेन के टाइम पे ऑफ कोर्स हम चीपर गैस रशिया से ले रहे थे, इंपोर्ट कर रहे थे, पर ड्यू टू द वॉर जर्मनी ने वो चीप ऑल्टरनेटिव लेना बंद कर दिया। उसकी वजह से क्या हुआ? गैस प्राइसेस हाई हुए और गैस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में तो इंपॉर्टेंट है ही। उस वजह से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ गई एंड दैट लेड to higher prices in commodities and different products which is used by the users। तो जब prices high हुए तो that led to inflation। जब inflation high हुआ उस हिसाब से salaries नहीं बढ़ रही थी, तो consumer की जो buying power है वो कम हो गई which led to further recession। ठीक है, तो ये एक economic cycle होती है। जब भी inflation बढ़ता है तो interest rates
बढ़ाने पड़ते हैं गवर्नमेंट को, क्योंकि द ओनली वे टू फाइट इन्फ्लेशन इज टू इंक्रीज द सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट। ECB ने अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए, पर उस हिसाब से सैलरीज नहीं बढ़ पाई, इन्फ्लेशन एडजस्टेड सैलरीज नहीं हो पाई, और उस हिसाब से बाइंग पावर, अगर आपके लिए एक आईफोन पहले 100 यूरो का मिल रहा था, अब वो 500 यूरो का हो गया, पर आपकी सैलरी सिर्फ 10 यूरो बढ़ी, तो आपकी वो जो बाइंग पावर है वो उतनी नहीं हो पाई, है ना। तो वो क्या होता है कि आप फिर चीज़ें खरीद नहीं पाते। जब चीज़ें नहीं खरीद पाते तो इकोनॉमी में क्या होगा, रिसेशन होगा। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें जर्मनी की इंडस्ट्रीज बना रही है वो लोग खरीद ही नहीं पा रहे, इस वजह से फिर GDP भी फर्दर गिरता है। ठीक है, तो ये पूरा एक साइकिल होता है, क्लोज लूप होता है, कैसे कंज्यूमर इज द किंग, कंज्यूमर के बेसिस पे ही पूरा GDP डिसाइड होता है। ऑफ कोर्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट फैक्टर भी GDP को इफेक्ट करता है, पर दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द कंज्यूमर्स, कि बाहर के लोग वो खरीदना चाहते हैं कि नहीं। तो पहला रीजन था गैस प्राइसेस, तो गैस प्राइसेस आया, फिर ग्लोबल इकोनॉमी इन्फ्लेशन, उस वजह से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जर्मनी में बढ़ गई। अब जैसा आपको पता है कि जर्मनी में लेबर की कॉस्ट है ही ज्यादा, है ना। अब हुआ क्या, चाइना जो इंडिया का भी बहुत बड़ा कंपेटिटर है, तो उधर जो मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस थे वो ऑब्वियसली कम थे। तो जर्मनी ने जब डिसाइड किया कि हम ग्रीन एनर्जी यानी कि EV में ट्रांजिट करेंगे, दैट ऑल्सो अफेक्टेड द जर्मन्स इकोनॉमी रियली मच, क्योंकि चाइना बहुत ही चीपर दाम पे अपने EV व्हीकल्स बना रहा था बहुत पहले से। तो ये कुछ स्ट्रक्चरल प्लानिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग जर्मनी ने थोड़ी गलत कर दी। तो ये रीजंस थे, तो ये रीजंस अभी भी है। पहले गैस प्राइसेस, अब गैस प्राइसेस ऑफ कोर्स थोड़ा नॉर्मल रेट पे आ गए हैं, पर फिर भी आप चार्ट देखोगे तो दिखेगा कि 2018-2020 से अभी भी हम थोड़े हायर प्राइसेस पे हैं। ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन आल्सो प्लेज अ रोल। सेकंड, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पे स्किल लेबर की कॉस्ट ज्यादा है, तो सप्लाई चेन थोड़ी एक्सपेंसिव होती है कंपेयर टू अदर कंट्रीज जहां से वही प्रोडक्ट सस्ते में मिल रहे हैं। तीसरा, चाइना एज अ कंपेटिटर बहुत ही एडवांस्ड, बहुत ही कम कॉस्ट पे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर पा रहा था, तो उस वजह से उनकी सप्लाई चेन बहुत ही इफेक्टिव थी एज कंपेयर टू जर्मनी। चौथा, वही जब हम EV में ट्रांजिट कर रहे थे, जर्मनी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री EV में ट्रांजिट कर रही थी, तो दैट वाज अ बिग पंच ऑन द जर्मन्स ऑटोमोटिव सेक्टर बिकॉज ऑफ कंपेटिटर्स लाइक चाइना। अब जब मैं ऑटोमोटिव सेक्टर की बात कर रहा हूँ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि द थर्ड बिगेस्ट रेवेन्यू जनरेटर सेक्टर इन जर्मनी इज द ऑटोमोटिव सेक्टर। अगर जर्मनी की ऑटोमोटिव सेक्टर इफेक्ट होती है तो ऑब्वियसली दैट लीड्स टू जॉब्स लेआउट्स। वो हम अभी थोड़ी देर में देखते हैं कि कितना बड़ा ये पंच जर्मन इकोनॉमी पे लगा है because of its automotive sector. तीसरा पॉइंट आता है lack of public investment। जैसा आप चार्ट में देख सकते हैं, पब्लिक इन्वेस्टमेंट में जर्मनी ऑलमोस्ट लास्ट नंबर पे है। अब दिस इज रिलेटेड टू इकोनॉमी। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा टॉपिक है, पर मैं इसको थोड़ी आसान भाषा में रखने की कोशिश करूंगा और कम शॉर्ट टाइम में समझाने की कोशिश करूंगा। जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट होती है वो आपकी GDP को डायरेक्ट इफेक्ट करती है, और वो डेट का जो इंटरेस्ट है उसमें हेल्प करती है उसका इंटरेस्ट रेट कम करने में। और ये एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है जर्मनी में। क्यों? ये लैक ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ऐसा नहीं है कि जर्मनी के पास पैसा नहीं है, पर जो स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं कि एक आपको छोटा सा बिजनेस अगर खोलना है तो उसमें इतने सारे स्टेप्स हैं, इतना सारा पेपर वर्क है, इतना सारा टाइम कंज्यूम हो जाता है कि वो एक बिजनेस खोलने में बंदा मोटिवेशन लूज कर देता है और टाइम बहुत लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल 5 से 6 साल का टाइम लग सकता है अगर आपको एक विंड फार्म खोलना है एज अ न्यू बिजनेस फॉर अप्रूवल, और 120 दिन तक आपको एक नया बिजनेस लाइसेंस लेने में लग सकता है। दूसरी बात, डिजिटलाइजेशन में जर्मनी बहुत पीछे है। अगर यही जर्मनी ऑनलाइन सर्विसेज देने लग जाए न्यू बिजनेसेस टू रजिस्टर देयर बिजनेस, तो ये काम बहुत ही कम टाइम में हो सकता है, इंस्टेड ऑफ लॉन्ग एंड bunches of paperwork which new businesses owners have to do. तो ये एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है जो ये लैक ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट में रोल प्ले करता है, विच इज डिजिटलाइजेशन एज वेल। हाँ, और जो जर्मन बिजनेसेस खोलने के लिए जो बैरियर लॉज हैं जो जर्मनी ने लगाए हुए हैं, उनका टाइम फ्रेम कम कर दे और बिजनेस ओनर्स के लिए काम आसान हो जाए, ताकि मोटिवेशन आए और जल्दी नए बिजनेसेस खुलें। क्योंकि जितने बिजनेसेस खुलेंगे उतने ही जॉब अपॉर्चुनिटीज बनेंगी, जितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज बनेगी, जितना लोग पैसा उसी इकोनॉमी में खर्च करेंगे, वो GDP को फेवर करता है। तो होपफुली आपको ये बात समझ आई हो। अब बात करते हैं ऑटोमोटिव सेक्टर की, क्योंकि ऑटोमोटिव सेक्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है
फॉर मैनी ऑक्यूपेशंस, क्योंकि एक ऑटोमोटिव सेक्टर की जो सप्लाई चेन होती है और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं वो सिर्फ M.Tech B.Tech लोगों के लिए ही नहीं होती, वो बहुत सी अलग टाइप्स की जॉब अपॉर्चुनिटीज खोलता है। क्योंकि अब जर्मनी जाना चाहता है फॉर इट्स इन हाउस आर्ट ऑफ द वर्क, ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग, वो ही जर्मनी की प्रॉब्लम बन गई। क्यों? जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जर्मनी के ऑटोमोटिव सेक्टर में प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा हुई, और क्योंकि जर्मनी का ऑटोमोटिव सेक्टर थर्ड लार्जेस्ट सेक्टर है जो जर्मनी की इकोनॉमी को सपोर्ट करता है, ये एक बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक पंच था फॉर जर्मनी इकोनॉमिक क्राइसिस। तो ये हम मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग इंडेक्स में से भी देख सकते हैं कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग इंडेक्स प्लमेट हुआ है टू 40.6 इन सितंबर, और ये जो मैन्युफैक्चरिंग परचेज का इंडेक्स का कॉन्ट्रैक्शन है वो मोर देन 2 years से चलता आ रहा है कंसेक्यूटिव, और ये अभी तक का लॉन्गेस्ट slump है in German manufacturing purchasing managers index, which is affecting the job market in Germany in a really negative way. तो अभी recently Volkswagen ने thousands of employees को fire किया because of the same reason, because of the same German economic crisis. और लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं, is Germany still hiring expats? Well, Germany is actually firing expats. ये हंसने वाली बात नहीं है, पर हंसी मुझे इसलिए आ रही है क्योंकि ये जर्मनी को हम इतना बड़ा एक ऑटोमोटिव जायंट मानते थे जो अभी थोड़ा डिक्लाइनिंग फेज में है। पर अब इसका मतलब ये नहीं कि जर्मनी में जॉब्स नहीं है, अब उस टॉपिक पे थोड़ी देर में आते हैं। पर फिलहाल ये समझना ज़रूरी है कि जर्मनी की जॉब मार्केट कैसे ऑटोमोटिव सेक्टर की वजह से अफेक्ट हो रही है, और कैसे नॉर्मल एवरेज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जर्मनी में हाई है, और कैसे हम पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स और GDP कैसे अफेक्ट जर्मनी में हो रही है, विच इज़ लीडिंग टू जर्मन इकोनॉमिक क्राइसिस। अब ये एक प्रॉब्लम सिर्फ एक्सपैट्स जो आना चाहते हैं जर्मनी में उनके लिए ही नहीं है, ये प्रॉब्लम उनके लिए भी हो रही है जो यहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे 11 साल से जॉब कर रहा हूँ। अब ये प्रॉब्लम मेरे लिए भी क्यों है? क्योंकि जर्मनी इमिग्रेंट्स को आने से रोक नहीं रहा, स्पेशली इलीगल इमिग्रेंट्स। मैं इलीगल इमिग्रेंट्स की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, ऑफ कोर्स दैट इज़ ऑल्सो कॉजिंग अ प्रॉब्लम फॉर जर्मन्स और जर्मनी के लिए। और उस वजह से हो क्या रहा है कि जो हम लोग जो यहाँ पे कमाई कर रहे हैं, हम पे टैक्स बर्डन ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। अब सोशल सिक्योरिटी यहाँ पे फ़ायदेमंद भी है और एक्चुअली इसका मिसयूज़ भी किया जा रहा है। अब वो लूप होल तो हर देश में होता है, पर अभी हम सिर्फ लूप होल की बात कर रहे हैं जिसका मिसयूज़ किया जा रहा है। तो वो एक बर्डन हमारे पे भी आ रहा है। अब इससे हो क्या रहा है, इलीगल इमिग्रेंट्स में ना वो सबको काउंट कर लेते हैं, जो लीगली भी आए हैं उनको भी, क्योंकि रेसिज्म का कोई लेवल नहीं होता दोस्तों। तो अब उसमें होगा क्या, ब्राउन स्किन में इंडियन, पाकिस्तानी, एशियंस सारे आ गए। ओके, ऑफ कोर्स साउथ ईस्ट एशिया को छोड़ देते हैं, येलो स्किन कलर उनका माना जाता है। सॉरी मुझे सब वर्ड्स यूज करने पड़ रहे हैं, पर ये इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। अब होता क्या है कि उस वजह से हम भी उसी कैटेगरी में आ जाते हैं। तो अब वो जो रेसिज्म का इंडेक्स है ना, वो थोड़ा बढ़ेगा। और ये हम देख भी सकते हैं सिटीज़ लाइक थुरिंगन में, जहाँ पे AFD जो एक्सट्रीमिस्ट पार्टी है वो जीत चुकी है। और ये होता है जब आकृति इंसानों की बढ़ावा दी जाए ना, तो ये ही रिजल्ट आता है। ये हमने हर दुनिया के हर किसी कोने में देखा है। तो ये अब थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट एक्सपर्ट्स के लिए भी आ रहा है। तो ये तो थोड़ी नेगेटिव बातें हो गई। अब आपको डीमोटिवेट या डिप्रेस नहीं करना मुझे। अब बात करते हैं थोड़ी अच्छी चीज़ों की। अच्छी चीज़ों में ये है कि इकोनॉमिस्ट ने प्रोजेक्ट किया है कि हो सकता है 2025 में वी विल गेट बैक आवर GDP टू एटलीस्ट नॉर्मल लेवल्स। उतना थोड़ा ग्रोथ की तरफ हम मूव कर सकते हैं, बट दैट ऑफ कोर्स डिपेंड्स ऑन हाउ द इकोनॉमी मूव्स एंड हाउ द जॉब मार्केट इज इम्प्रूव्ड इन जर्मनी। अब एक चीज़ जो बहुत ही मिसगाइड की जा रही है लोगों को, बहुत यूट्यूबर्स मैंने देखे हैं जो मिसगाइड ये कर रहे हैं, ओ स्किल लेबर की शॉर्टेज। मैं आपको एक आर्टिकल दिखाता हूँ जो फेडरल गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी से निकला है, और उसमें साफ साफ ये लिखा है कि ऑल्दो जर्मनी डज नॉट हैव अ नेशन वाइड स्किल्स शॉर्टेज ऑफ at present, it is already impossible to fill vacancies in certain regions and sectors with suitable skilled workers. तो इसका मतलब ये है कि जर्मनी में स्किल लेबर की शॉर्टेज ज़रूर है, हाँ जी, पर ड्यू टू जो अभी हमने पहले कवर किया कि कुछ सेक्टर्स बहुत ही डूब रहे हैं, उधर स्किल लेबर्स की शॉर्टेज नहीं है, उधर उल्टा निकाला जा रहा है। पर फिर भी कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं, कुछ ऑक्यूपेशंस ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ही शॉर्टेज है। फॉर एग्जाम्पल नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स, लॉजिस्टिक्स, ड्राइवर्स, चिल्ड्रन वर्कर्स, ये ऐसी कुछ ऑक्यूपेशंस हैं जहाँ पे बहुत ही लेबर शॉर्टेज है। तो अगर आप इनमें से किसी ऑक्यूपेशन में इंटरेस्टेड हैं
then Germany might be a really good option for you. फिर जैसा मैंने बताया 2025 में जर्मनी की GDP is hopefully going to increase by 1.1%. ये एक होप है कि देखते हैं अब ये कितना स्टेबलाइज कर पाता है इन्फ्लेशन को और कैसे कंजम्पशन और प्राइवेट कंजम्पशन और इन्फ्लेशन एडजस्ट होता है. तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है. पर इकोनॉमिस्ट यही कह रहे हैं कि 2025 में होपफुली वी विल हैव अ ग्रोथ इन GDP, जहाँ पे हम डिक्लाइन ही देख रहे थे. और एक और पॉजिटिव चीज़, बेबी ब्लूमर्स यानी कि जो बहुत ही ओल्ड पीपल थे और जो रिटायर हो रहे हैं, उनकी पेंशन को फिल करने के लिए जो बड़ा सा गैप है वो वो एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है जर्मनी में. इसलिए जर्मनी में स्किल लेबर की डिमांड थी, क्योंकि जर्मनी को किसी तरह उनकी पेंशन भी पे करनी है. इसलिए वो जो रिटायरमेंट एज है ना वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है, क्योंकि लोग कम हैं, लोग पैसा कम जमा कर पा रहे हैं पेंशन प्लान में और ऑब्वियसली इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है. तो उस हिसाब से वो जो फिक्स्ड अमाउंट जो रिटायरीज को देना होता है वो जर्मनी के पास बन नहीं पा रहा. ये एक प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन एक ही है, मोर एम्प्लॉयमेंट. तो ये एक आप पॉजिटिव फैक्टर लेके चल सकते हो कि जर्मनी में ये एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जो अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस है वो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल तक नहीं पहुंचने देगी जर्मनी की गवर्नमेंट. उसको सॉल्व करने के लिए वो एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़ निकालेगी, या तो एक्स्ट्रा जॉब्स करवाएगी या फिर सपोर्ट करेगी बिजनेसेस को फाइनेंशियली, ताकि वो हायर कर सकें एक्सपैट्स या फिर स्किल्ड वर्कर्स को. और जैसे लॉज निकाले हैं कि स्किल्ड वर्कर्स के लिए अपॉर्चुनिटी कार्ड या चांस कार्ड निकाला है, तो वो भी एक तरीका है कि लॉज को एक्सपैट फ्रेंडली बनाया जाए और प्रोसेसेस को थोड़ा आसान कर दिया जाए, पेपर वर्क स्पेशली. और एक और पॉजिटिव चीज़ जैसे मैंने बताई कि लो पेइंग जॉब्स या फिर ब्लैक कॉलर जॉब्स की स्कार्सिटी है, जैसे प्लम्बर्स हो गए, इलेक्ट्रिशियंस हो गए, लॉजिस्टिक्स हो गई, तो यहाँ पे भी कमी है. ये गैप भी हम एक्सपैट्स जो इंडिया पाकिस्तान से हैं जो इस पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन में इंटरेस्टेड हैं वो आके जॉब ले सकते हैं. तो इससे शायद अब आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाए कि जर्मन इकोनॉमिक क्राइसिस क्या है और जर्मनी में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के क्या चांसेस हैं और कैसे जर्मन इकोनॉमिक क्राइसिस इम्पैक्ट डाल रही है एक्सपैट्स पे और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पे और वर्किंग वीज़ास पे. जब हम वर्किंग वीज़ास की बात कर रहे हैं तो वर्किंग वीज़ा याद रखिए 18 महीने का होता है. मैं अभी फ़िलहाल अगर आप मेरे से पूछें, मेरा ओपिनियन ये है कि वर्किंग वीज़ा के लिए मैं अभी फेवर नहीं करूँगा, क्योंकि ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, इकोनॉमिस्ट कह तो रहे हैं कि 2025 में सब ठीक हो जाएगा, पर जैसा मैंने बताया कि हमेशा इकोनॉमिस्ट सही नहीं होते, वो डिपेंड बहुत फैक्टर्स पे करता है. अगर जर्मनी सिर्फ अपनी इकोनॉमी से ही लड़ रहा होता ना तो मैं मानता हूँ कि इस केस में इकोनॉमिस्ट ठीक है, पर अभी चाइना बहुत आगे जा रहा है. अब हम मानेंगे नहीं, मर्सिडीज जो माना जाता है फॉर इन हाउस जर्मन टेक्नोलॉजी और ऑटोमोटिव डिज़ाइन, वो भी चाइना से कुछ मॉडल्स इंपोर्ट करवा रहे हैं. हाँ जी, क्योंकि जैसा मैंने बताया सप्लाई चेन है ना, लेबर्स को पैसा ज़्यादा मिलता है पर उसी वजह से कॉस्ट भी बढ़ जाती है. अब कॉस्ट बढ़ जाती है तो लोगों के पास पैसा भी होना चाहिए खरीदने के लिए, पर इन्फ्लेशन की वजह से उनके पास वो भी नहीं है. तो ये एक प्रॉब्लम है, इन्फ्लेशन रिसेशन साइकिल. ये जब सॉल्व होगी तब मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जॉब्स के लिए अप्लाई करें और आए यहाँ पे. तब तक ऑफ कोर्स आप वहाँ पे एक्सपीरियंस लीजिए. अगर आपको जर्मनी में इंटरेस्ट है ही तो अपनी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इंप्रूव कीजिए. पर अभी मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप जर्मनी में रहिए अगर आप जॉब के लिए आ रहे हैं. अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं तो वो बिल्कुल अलग ही प्रायोरिटी हो जाती है, वो बिल्कुल अलग ही सिनेरियो हो जाता है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ आपकी 2 साल मिनिमम चलेगी. तब तक ये इकोनॉमिक क्राइसिस शैल पास ऑन और उसके बाद आप जॉब सेक्टर में फ्रेश अप्लाई कर सकते हैं. और उसके बीचों बीच आप ऑफ कोर्स इंटर्नशिप भी ले सकते हैं जो आपको जर्मन जॉब एनवायरनमेंट से राफ्ता करवाएगी और आपको पता चलेगा कि इकोनॉमी में इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं. पर ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. जब भी आप किसी देश जा रहे हैं तो उधर का पॉलिटिकल गवर्नमेंट सिचुएशन आपको पता होना चाहिए, इकोनॉमिकल सिचुएशन पता होना चाहिए, जॉब मार्केट पता होना चाहिए. अगर आपको ऐसी वीडियोज़ और देखनी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए. और सिंस हम अपॉर्चुनिटी कार्ड के बारे में बात कर रहे हैं तो इस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में अपॉर्चुनिटी कार्ड के बारे में भी बताया है जो आपको बहुत से यूट्यूबर्स नहीं बता पाए हैं. तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, बाय.